हाय बच्चों, हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड लैंग्वेज हिंदी में से मैं आप लोगों को बिंदा नामक लेसन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप लोगों को ध्यान में रखने की बात यह है कि अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी मैं। ओके ना। मैं शुरू करती हूँ इस लेसन को। बिंदा नामक लेसन को लिखने वाली हैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी। बिंदा का मतलब क्या होता है? बिंदा एक नाम है। बिंदा का पूरा नाम क्या है? बिंदेश्वरी। बिंदा नामक इस लेसन को लिखने वाले हैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी। हम लोग जब कभी भी कुछ कहानी लिखते हैं तो पहले अबाउट द राइटर मतलब कि कहानीकार का परिचय या फिर लेखक परिचय लिखने के बाद ही हम लोगों को सारांश लिखनी चाहिए। ओके ना। सुनिए, श्रीमती महादेवी वर्मा के बारे में मतलब कि लेखक परिचय में बता रही हूँ। सुनिए, यहाँ पर लेखक मतलब मेल होंगे, पुरुष। लेखिका मतलब स्त्री। लेखिका महादेवी वर्मा जो है वो औरत है, महिला है, इसीलिए लेखिका का परिचय मैं बता रही हूँ। सुनिए, बिंदा एक रेखा चित्र है। यह एक बालिका का दुख भरा जीवन चरित्र है। बिंदा नामक जो कहानी है ये एक लड़की से जो भी कुछ बीता हुआ है उसके दुख भरी कहानी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसकी रचयित्री श्री महादेवी वर्मा है। इस कहानी को लिखने वाली हैं महादेवी वर्मा जी, श्रीमती महादेवी वर्मा जी। आप हिंदी काव्य जगत में रहस्यवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। ये पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब कि पूरे संसार में, पूरे जगत में ये जो है रहस्यवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब कि जो भी कुछ हमें नहीं पता है उनके बारे में बताने की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको रहस्यवाद कहते हैं। इन्होंने भी अपनी कहानियों में हमें जो भी कुछ नहीं पता है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णनात्मक दृष्टिकोण को लिखा है, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। किंतु गद्य पर भी आपका समान अधिकार है। ये जो भी कुछ कहानियाँ लिखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी थे, इनका अधिकार है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिपि, लैंग्वेज, स्कल्पचर को इन्होंने पिरोकर ढालकर लिखने की पद्धति को अपनाया है। मतलब कि इन्होंने कहानियों को बहुत अच्छी तरह से लिखा है। आपका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। आपकी मृत्यु 1987 में हुई थी। इनकी जो मतलब मृत्यु जो थी वो 1987 में हुई थी। आपने प्रयाग महिला विद्यापीठ में सर्वोन्नत पदवियों का निर्वाह किया था। प्रयाग नामक प्लेस में महिला विद्यापीठ मतलब कि जो वुमेन्स कॉलेज बोलते ना उसको महिला विद्यापीठ बोलते हिंदी में। वहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है, मतलब कि हिंदी पढ़ाया है बच्चों को और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने वहाँ पर भी काम किया है, मतलब अच्छी पदवी पर उन्होंने काम किया है। आपका गद्य संस्कृत होकर काव्यात्मक हुआ करता है। ये संस्कृत में भी इन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं और संस्कृत से हिंदी में भी इन्होंने ट्रांसलेशन करके कहानियों को बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे दिए हैं। यामा कविता संकलन पर आपको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। यामा नामक एक कविता है, उनमें बहुत तरह तरह की कविताएं लिखी हैं, उस पर इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला था। तो अभी तक मैंने आपको अबाउट द राइटर श्रीमती महादेवी वर्मा जी के बारे में बताया है। अभी मैं सारांश बताती हूँ। सुनिए, बिंदा या बिंदेश्वरी एक अबोध बालिका थी। बिंदा या बिंदेश्वरी मैंने पहले ही आपको बताया था। बिंदा मतलब इसका पूरा नाम है बिंदेश्वरी। उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। बिंदा या बिंदेश्वरी जो है एक अबोध बालिका थी। अबोध का मतलब क्या होता है? सीधी सादी सी लड़की, बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। कौन? महादेवी बिंदेश्वरी। सौतेली माँ और अपने पिताजी और सौतेली भाई के साथ महादेवी के पड़ोस में रहती थी। महादेवी वर्मा हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। इनके घर के पास में ही ये बिंदेश्वरी या फिर बिंदा नाम की लड़की रहती थी। उसकी माँ का देहांत हो जाता है, मतलब कि उसकी माँ मर जाती है। तो उसके पिताजी, किसके पिताजी? बिंदेश्वरी के पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं और वो ओरिजिनल मदर तो नहीं होंगी, तो उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सौतेली माँ। सौतेली माँ के साथ में वो रहती थी। उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। तो सौतेली माँ के साथ में एक बच्चा भी आया था जिसका नाम मोहन था। उनके ही साथ में ये भी रहती थी कि उसके पिताजी थे वो, इसलिए
सौतेली माँ के कारण उसको शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने पड़ते थे। अब माँ तो ओरिजिनल नहीं थी, सौतेली माँ थी, स्टेप मदर थी, इसकी वजह से उसको समझती नहीं थी बिल्कुल भी। वो बहुत ही इसको शारीरिक रूप से मानसिक रूप से भी कष्ट देती थी। उसकी सौतेली माँ, किसकी सौतेली माँ? बिंदेश्वरी की। सो बिंदेश्वरी घर का सारा काम काज संभालती थी, यहाँ तक कि रसोई भी संभालती थी और घर के सारे काम करती रहती थी। यहाँ तक कि सौतेली भाई, मतलब कि जो दूसरी शादी करके आए थे, उसके सौतेली माँ का एक बेटा भी था, उसका नाम था मोहन। उस मोहन की भी पूरी कामकाज इसी को बिंदेश्वरी को ही करना पड़ता था। अब उसकी माँ जो नहीं रही इस भूमि पर, इतना सब करने पर भी उसकी प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं होती थी। घर का सारा काम करने पर भी बिंदेश्वरी को बिल्कुल भी शाबाशी नहीं मिलती थी, मतलब कि उसकी माँ कभी भी उसको शाबाशी नहीं देती थी। छोटी सी भूल के लिए बहुत बड़ा दंड मिलता था, छोटी से छोटी गलती करने पर भी बहुत बड़ा पनिशमेंट, दंड का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट देती थी उसकी सौतेली माँ। किसकी सौतेली माँ? बिंदेश्वरी की। सो बिंदेश्वरी बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में भी थी, बहुत ही दुख भरी थी उसकी कहानी। सौतेली माँ के कष्टों को सहते हुए घर का सारा काम काज करने पर भी उसको बिल्कुल भी शाबाशी या फिर तुमने बहुत अच्छी तरह से किया बेटी करके बोलने वाली उसकी माँ नहीं थी। सौतेली माँ जो रही वो इसको दिन भर डांट फटकार करती ही रहती थी। अगर वो कभी गलती से कुछ काम भूल गई या फिर वो काम नहीं कर सकी तो उसको जलती हुई धूप में नंगे पांव खड़ा कर देती थी उसकी सौतेली माँ। स्पष्ट है कि उसको अच्छा खाना कपड़ा भी नहीं मिलता था। बिंदेश्वरी जो थी, स्पष्ट है, मतलब कि बहुत क्लैरिटी से हम लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है कि बिंदेश्वरी को अच्छा खाना तो क्या, कपड़ा भी नहीं मिलता था। हमेशा एक मैली धोती लपेटी थी, बहुत गंदे कपड़े पहनती थी, मतलब उसकी साफ सुथरा पर भी ध्यान देने का समय नहीं था बिंदेश्वरी के पास में, क्योंकि घर का सारा काम उसी को करना पड़ता था। उम्र के हिसाब से उसका शरीर नहीं बढ़ा, जैसे कि हम लोग आयु के अनुसार बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर बिंदेश्वरी जो थी उसकी आयु, मतलब कि उसकी एज के हिसाब से वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी, बहुत ही दुबली पतली थी। और उसके शरीर की जो नसें थी, मतलब कि नर्व्स जो भी थे, वो सभी भी उसके शरीर, मतलब उसके स्किन से, उसके चमड़ी के अंदर से दिखाई देते थे हरे हरे रंग के। दुबले हाथ पर न जाने किस अज्ञात भय से बेजान से रहते थे। बहुत पतली थी, बहुत ही दुबली थी और डरी हुई थी उसकी सौतेली माँ के कारण, और बेजान से लगती थी। बेजान का मतलब निर्जीव सा, मतलब कि जान होने पर भी बेजान सा रहना, मतलब किसी तरह से उसमें होशियार नहीं रहती थी, बहुत ही तेज नहीं दिखती थी, बेचारे एकदम डल हो गई थी बहुत ज़्यादा। कहीं से कुछ आहट होते ही वह विचित्र रूप से चौंक पड़ती थी, बहुत डरी हुई थी उसकी सौतेली माँ के कारण। अगर एक शब्द भी सुनाई देता, जोर से अगर कुछ साउंड आता, कुछ आवाज़ आती तो बिंदा एकदम डर के मारे इधर उधर देखने लगती थी। चौंक जाना मतलब डर जाती थी और एकदम रह जाती थी ऐसे करके। सौतेली माँ का स्वर कान में पड़ते ही उसका शरीर थर थर काँप उठता था। सौतेली माँ का स्वर, सौतेली माँ जब जोर से बिंदेश्वरी करके बुलाती थी तो डर के थर थर काँपती रहती थी और उसका शरीर भी एकदम काँपने लगता। काँपना मतलब इंग्लिश में क्या बोलते? शिवरिंग। उसका पूरा शरीर शिवरिंग होते रहता था, क्योंकि उसकी माँ से वो काफ़ी डरी हुई थी। माँ थी क्या? नहीं, सौतेली माँ, स्टेप मदर से बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखें महादेवी को पिंजड़े में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। महादेवी वर्मा जो थी वो भी बच्ची थी, इसकी दोस्त थी। सो उसको जब भी वो देखती थी तो उसको पता चलता था कि ये बहुत डरी हुई है, और उसकी सारी यादें इसके दिल में, महादेवी वर्मा के दिल में आंखों देखा वर्णन मतलब लग रहा था एकदम। और वो जब डर जाती थी तो उसको देखकर महादेवी वर्मा को ऐसे लगता था जैसे कि हम लोग कोई पिंजड़े में नई नई चिड़िया को लाकर अगर एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं तो कितना डर जाती हो, है ना, जोर जोर से चिल्लाने लगती है ना, वो एकदम खुशी नहीं रहती है बेचारी, एकदम एक साइड में पिंजड़े में रह जाती है। उसी प्रकार से बिंदा की भी परिस्थिति थी, जैसे कि बंद पिंजड़े में चिड़िया की तरह बिंदा की परिस्थिति। इसीलिए यहाँ पर महादेवी वर्मा ने इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है। बिंदा जानती थी कि उसकी माँ मर चुकी है, बिंदा को पता है कि उसकी माँ मर गई है, वह आकाश में तारा बन गई है। कहते हैं अपने चाहने वाले लोग जब भी मर जाते हैं, स्वर्गवास हो जाते हैं, तो उन लोग आकाश में तारा बन के रह जाते हैं। बिंदेश्वरी का भी यही मानना था कि मेरी माँ तो मर चुकी है पर यहाँ पर किसी को दिखाई नहीं दे रही है, पर मुझे दिखाई दे रही है। वो कहाँ पर है? आकाश में तारा बन गए हैं करके बोलती रहती थी महादेवी वर्मा से।
पिता उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। बिंदेश्वरी को जो पिताजी थे वो बिंदेश्वरी की ओर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। सौतेली माँ की सेवा से उसके दिन बीत रहे थे। इस तरह से उसके दिन कट रहे थे। सौतेली माँ के डांट फटकार, मारना, धूप में खड़ा कर देना, इस तरह के कष्टों को झेल रही थी बिंदेश्वरी। एक दिन वह गर्म दूध की पतीली चूल्हे से उतार रही थी कि दूध गिरकर उसके पैर जल गए। वह खाना भी बनाती थी, तो एक दिन क्या होता है कि दूध का पतीला जब गर्म हो जाता है, उबल रहा था दूध, तो उस दूध को निकाल रही थी, मतलब अपनी चुन्नी से दोनों तरफ से पकड़कर बर्तन को निकाल रही थी कि उसके हाथ से वो गिर जाता है, मतलब कि फिसल जाता है वो बर्तन, और बर्तन का सारा दूध और बर्तन भी उसके पैर पर गिर जाता है। उसको का पूरा पैर जो है एकदम जल जाता है और चमड़ा भी उधेड़ सा जाता है। आतंक से भयभीत होकर महादेवी के पास आ गई दौड़कर। बहुत डर गई थी कि दूध का पतीला गिर गया, गरम गरम दूध गिर गया, अब उसकी माँ उसे बहुत मार देगी। इसीलिए डर के मारे दौड़ते दौड़ते हुए महादेवी के घर में आ जाती है और बोलती है कि मुझे कहीं पर छुपा दो, नहीं तो मुझे मेरी माँ आज मार देगी, जान से शायद मार देना। इस तरह से वो बोलती है डरती हुई। महादेवी वर्मा को उसकी आंखों में बहुत डर और भय दिखाई देता है। महादेवी वर्मा उसको सांत्वना देती है। सांत्वना का मतलब उसे धैर्य बटोरती हुई कहती है कि बिंदा तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हें छुपा लेती हूँ करके उसको लेकर एक घास की कोठरी के अंदर में लेके चली जाती है। और वहीं पर बिंदा और महादेवी वर्मा दोनों भी काफ़ी जिगरी जान दोस्त थे, तो एक दूसरे से काफ़ी देर तक बात करते रहते हैं। एक दिन सबकी आंख बचाकर महादेवी बिंदा घर के सुनसान भाग में बिंदा अकेली खाट पर पड़ी थी। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, मतलब कि कहानी में। बिंदेश्वरी जब दूध गिर जाता है उसके पैर में, तो वो आ जाती है महादेवी वर्मा के पास में, तो महादेवी वर्मा उसको छुपा देती है ना, घास की कोठरी में छुपा देती है, और दोनों भी बहुत देर तक एक दूसरे से काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं। और बिंदेश्वरी भी यहीं पर काफ़ी खुश रहती थी अपने दोस्त महादेवी वर्मा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी, बिंदा। महादेवी वर्मा जो है वो बोलती कि ठीक है। तो बहुत देर बात करने के बाद में महादेवी वर्मा बोलती और क्या हाल चाल है, तो बिंदेश्वरी बोलती काफ़ी समय हो गया, मैं अपनी माँ के पास चली जाती हूँ, नहीं तो वो मुझे खोजेगी। वो चली जाती है, बिंदेश्वरी अपने घर चली जाती, पास का घर ही रहता है उसका, एक दीवार का फर्क रहता है दोनों के बीच में, तो चली जाती है। जाने की बात से महादेवी वर्मा को बिंदेश्वरी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। एक दिन जो है वो देखती है कि महादेवी वर्मा देखती है उनकी घर की तरफ और निहारती है, दीवार के पास में खड़ी होकर, मतलब दीवार के उस पार में उसका घर था बिंदेश्वरी का, और देखती तो बिंदेश्वरी नहीं दिखाई देती है। बिंदेश्वरी जो थी, घर के बाहर में एक कमरा जो होता है उसको आउट हाउस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, तो आउट हाउस में वो रहती थी बेचारी, उसकी वहाँ पर रखती थी। उसकी सौतेली माँ जो थी घर से अलग रहती थी और घर का सारा काम करती थी, जैसे काम वाली सर्वेंट, जैसे नौकरानी करती है ना, इसी तरह से। तो बिंदेश्वरी दिखाई नहीं देती है बहुत दिनों तक, तो वो जाती है उसको देखने के लिए। किसको देखने के लिए? महादेवी वर्मा जो है बिंदेश्वरी को देखने के लिए जाती है। अरे बिंदेश्वरी क्या बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी है करके वो जाती है उसको देखने के लिए। तो बिंदेश्वरी जो है खाट पर पड़ी रहती है अपने कमरे में। खाट मतलब कि रस्सी से बंधी हुई होती है ना, जो हम लोग ढाबा में देखते हैं ना, होते ना, खटिया बोलते हैं उसको, एक्चुअली खटिया बोला जाता है। उस खटिए पर पड़ी हुई रहती है और उसके शरीर में पूरा चेचक हो गया था, दानों से पूरा शरीर भर गया था और रस बह रहा था उसके शरीर से, बहुत बड़े बड़े दाने निकल गए थे चेचक के, तो उसमें से पूरा रस बह रहा था और काफ़ी दर्द के मारे कराह रही थी, मतलब कि हम करके इस तरह से वो बोल रही थी। जैसे ही बिंदेश्वरी को देखती महादेवी वर्मा, उसकी आंखें भर आई, क्योंकि इसकी जिगरी जान दोस्त थी, तो उसको बहुत ही डर लगता है। वो बोलती कि चलो मैं तुम्हें कुछ दवाई दे देती हूँ। वहाँ पर एक मेज था, मतलब एक छोटा सा स्टूल था, उसमें दवाई की शीशियाँ थी और कुछ मरहम, मतलब कि ऑइंटमेंट भी कुछ था, पर ऑइंटमेंट कुछ भी नहीं था उसमें और दवाई की शीशों में भी दवाई नहीं था। महादेवी वर्मा अपने घर से ऑइंटमेंट लाती है, लगाने ही वाली थी कि बिंदेश्वरी करके जोर से उसकी सौतेली माँ बुलाती है बिंदेश्वरी को। तो महादेवी वर्मा जो है डर के मारे वहाँ से भाग जाती हैं। भाग जाने के बाद से, उस दिन के बाद से वो फिर से महादेवी वर्मा जो है बिंदेश्वरी को देखने के लिए नहीं आती है, क्योंकि महादेवी वर्मा ये सोचती कि मेरी वजह से बिंदेश्वरी को भी डांट पड़ेगी। इस तरह से काफ़ी दिन बीत जाते हैं और उसकी कोई भी चिकित्सा भी नहीं की गई थी, मतलब उसको कोई डॉक्टर के पास में नहीं दिखाया गया था। सौतेली माँ और उसके पिताजी भी कोई डॉक्टर को नहीं दिखाए थे
और इस तरह से एक दिन उसके कमरे के बाहर में बहुत सारे लोग खड़े हुए रहते हैं। महादेवी वर्मा को यह बात पता चलता है कि बिंदेश्वरी अब हमारे बीच में नहीं रही, और इस तरह से बिंदेश्वरी का देहांत हो जाता है। और महादेवी वर्मा को जब यह बात पता चलता है तो महादेवी वर्मा की भी आंखें भर आई, और वो उसकी माँ से बोलती है कि अब हमारे, उसकी माँ बोलती है, मतलब उसकी माँ से बिंदेश्वरी भी बोलती है कि महादेवी वर्मा भी उसकी माँ से बोलती है कि बिंदेश्वरी अब हमारे बीच नहीं रही करके बोलती है। इस तरह से दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, और महादेवी वर्मा इस बात से, मतलब कि बिंदेश्वरी के मर जाने की बात से बहुत ही दुखी थी। तो उसकी माँ, मतलब कि महादेवी वर्मा की माँ जो है, उसे सांत्वना देते हुए बोलती है कि बेटा वो मर गई है और वो कहीं नहीं गई है, वो उसकी माँ के ही पास में चली गई है, वो भी एक तारा बन गई है करके इस तरह से बोलते हुए महादेवी वर्मा को गले लगा लेती है। महादेवी वर्मा रोते हुए अपनी माँ से बोलती है कि माँ तुम कभी भी आकाश का तारा न बनना, बोलते हुए महादेवी वर्मा की भी आंखें भीग गई, और इस तरह से कहानी कंप्लीट हो गया। सो दिस इज़ द कैप्शन ऑफ द स्टोरी, बिंदेश्वरी या फिर बिंदा, बिंदेश्वरी नहीं बिंदा, दिस इज़ द कैप्शन ऑफ द स्टोरी, बिंदा। सो कहानी ख़त्म हो गई है। सो आप लोगों को मुख्य विषय अगर लिखना है तो 2 पॉइंट्स आप लोग लिखिए, बस हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, यह एक रेखा चित्र है, मतलब कि आंखों देखा वर्णन है। महादेवी की गद्य रचना अथवा कहानियाँ अधिकतर संस्मरण है, मतलब कि महादेवी जो है अधिकतर कहानियाँ जो हैं जो उनके साथ में बीती हुई है वही मैक्सिमम लिखती है। इस बात को तुम लोग जरूर लिखना है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 में महादेवी की सहानुभूति व्यापक है। महादेवी वर्मा जो है सहानुभूति प्रकट करते हुए अपने दोस्त के नाम पर ही यह कहानी लिखी है, बिंदा। एंड दिस इज़ द कैप्शन ऑफ द स्टोरी, बिंदा। स्टोरी कंप्लीट हो गया। थैंक यू। आप लोगों को समझ में आई है करके मैं सोच रही हूँ। अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और एक बात आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके ना। थैंक यू।